Hello everyone. Today we will discuss lecture 4 on partial differential equations, and today's topic is Lagrange's method of multiplier. This method is used to solve Lagrange's linear partial differential equation. Okay. Now how to solve using this method? So for that first of all we have to write the auxiliary equation. सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा जो इस तरह की है। इस तरह से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह से पेयरिंग कर लेते हैं और दो पेयर्स लेके सॉल्यूशन लिखते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है कि जो हम पेयर्स लेते हैं उसमें सॉल्यूशन आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ओके कि इंटीग्रेशन काफ़ी समटाइम्स बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से हमारा फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये पी क्यू आर। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, हम 3 कांस्टेंट्स या 3 वेरिएबल्स एलिमेंट चूज करते हैं। ये जो एलिमेंट है वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं और फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का मतलब हुआ हम एक्स वाई जेड ले सकते हैं, 1/x 1/y 1/z ले सकते हैं, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इस तरह का कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। तो हमें वो इस तरह से चूज करने हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से कि जो LP प्लस MQ प्लस NR है या तो वो 0 बन जाए या वो कांस्टेंट बन जाए। इन दो में से कोई एक ऑप्शन हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन दी हुई है, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। ठीक है, अब इसमें जो हमें ये इक्वेशन मिली है तो कोई दो पेयर हमें जरूर ऐसे मिल जाएंगे जिससे हमें एक सॉल्यूशन u = C1 मिल जाएगा। ठीक है, एक सॉल्यूशन मिलने के बाद हम फिर से मल्टीप्लायर्स यानी एलिमेंट, मल्टीप्लायर्स मतलब क्या हुआ, दूसरे एलिमेंट। अब की बार अगर हमने दूसरे और कोई माने हैं तो वो L1 M1 M1 N1 मैंने ले लिए कि हम चूज करेंगे अदर सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स। फिर से हमें एलिमेंट ऐसे चूज करने हैं कि इस इक्वेशन में रखने पर या तो हमें 0 मिल जाए या कांस्टेंट मिल जाए। और जब वो हमें वापस ये इक्वेशन मिलेगी, इसमें हम वापस पेयरिंग करके सॉल्यूशन पाएंगे तो हमें दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा। उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं v = C2 और उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो मैंने लास्ट टाइम भी लिखना बताया था, एंड यू नो हाउ टू राइट द सॉल्यूशन। तो ये स्टेप्स थे जो मैंने थोड़ा आपको लेआउट कर दिया है, लेकिन ये एग्जैक्ट आपको तब समझ में आएंगे जब हम इस पर एक प्रॉब्लम करके देखेंगे। सो लेट अस सी हाउ टू अप्लाई लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। नाउ लेट अस सी, दिस इज अ क्वेश्चन विच आई हैव। ये एक लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड है, लैग्रेंजेस इक्वेशन है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसे हम लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हम क्या लिखते हैं, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। पर इस अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो जो p का कोफिशिएंट है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रेशनल फॉर्म में है, q का जो कोफिशिएंट है वो भी इस फॉर्म में है और r भी इस फॉर्म में। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, अब मेरी जो इक्वेशन दी हुई है उसको सिंप्लीफाई करूंगी और एग्जैक्टली लैग्रेंजेस इक्वेशन के फॉर्म में लाऊंगी। उसके लिए बहुत ही आसान तरीका हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई जेड वी गेट। जब हम इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा एक्स वाई माइनस जेड पी इज इक्वल टू वाई जेड माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू जेड एक्स माइनस वाई। ओके, अब ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसको अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे विच विल बी ऑक्सिलरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आई थिंक अगर ये लैग्रेंजेस फॉर्म में है तो ये इक्वल टू गलत है, ये हमारा प्लस में होना चाहिए, तो मैं इसे प्लस लेकर चलूंगी।
ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से प्लस हो गया। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे मेथड से तो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। और राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो हमें मिलेगा dx अपॉन एक्स y माइनस जेड, और हमें मिलेगा dy अपॉन y z माइनस एक्स, और हमें मिलेगा dz अपॉन z x माइनस वाई। ठीक है, अगर हम पेयरिंग करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो ये z और ये z है ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और इस वाले की जब पेयरिंग करते हैं तो जो ये x है और x है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये अगर हम पेयरिंग से इसको सॉल्व करना चाहें, इसका सॉल्यूशन निकालना चाहें तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट डू? वी विल अप्लाई लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड एंड चूज एलिमेंट। तो क्या चूज करेंगे, चलिए देखते हैं। चूज LMN एज 1 1 1 एंड अप्लाई। ओके, ठीक है, तो हमने क्या चूज किया? 1 1 1। जब हम 1 1 चूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा dx अपॉन एक्स y माइनस जेड इज इक्वल टू dy अपॉन y z माइनस एक्स इज इक्वल टू dz अपॉन z x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 dx प्लस 1 dy प्लस 1 dz डिवाइडेड बाई, नाउ आई विल मल्टीप्लाई 1 इंटू p, तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स वाई माइनस एक्स जेड। जब मैं 1 को इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? वाई जेड माइनस एक्स वाई, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिलेगा? जेड एक्स माइनस जेड वाई। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें ये सारी टर्म्स कैंसिल हो गई और मुझे मिल गया यहाँ पर 0। दिस इज 0। तो जैसे हमने चूज किया है एलिमेंट को एज 1 1 1, वी गेट, हम यहाँ लिख सकते हैं, वी गेट LP प्लस MQ प्लस NR इज इक्वल टू 0, और हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, जैसे ही ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 हुआ तो अब हमें क्या मिलेगा? तो देखिए जैसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 हुआ, ये 0 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? इम्प्लाइज dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज ऑन इंटीग्रेशन। डेफिनेटली अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तभी हमें मिलेगा। सो ऑन इंटीग्रेशन हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू C1, और ये हो गया एक सॉल्यूशन हमारे पास। ठीक है, ये सेकंड स्टेप था। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप पर क्या होगा? हमें फिर से एलिमेंट चूज करने हैं। तो फिर से देखिए चूज करते हैं हम एलिमेंट। तो अब ऐसे क्या एलिमेंट चूज करें कि ये और ये 0 हो जाए। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ x से डिवाइड कर दूं, y से यहाँ और z से यहाँ, तो अंदर क्या मिलेगा मुझे? y माइनस z। तो चूज करके देखते हैं। चूज LMN एज 1 अपॉन x 1 अपॉन y एंड 1 अपॉन z। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1 अपॉन x इंटू एक्स वाई माइनस जेड प्लस 1 अपॉन वाई इंटू वाई जेड माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इंटू जेड एक्स माइनस वाई, एंड वी विल गेट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमें फिर से यहाँ क्या मिल गया? इज इक्वल टू 0 मिल गया। फिर से हम अप्लाई करेंगे इसे हमारी इक्वेशन में, जो मल्टीप्लायर मेथड के लिए इक्वेशन हमारे पास दी हुई है। तो हमें क्या मिलेगा? dx अपॉन एक्स वाई माइनस जेड इज इक्वल टू dy अपॉन वाई जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू dz अपॉन जेड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx
प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस 1 अपॉन जेड डी जेड, एंड डिवीजन में मुझे मिल गया 0, क्योंकि मैंने चूज ही ऐसे किए थे कि डिवीजन में मुझे मिल जाए 0। फिर से वही बात, जैसे ही 0 इधर मल्टीप्लाई होगा ये पूरी टर्म 0 0 0, इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस 1 अपॉन जेड डी जेड विल बी इक्वल टू 0 ऑन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलेगा, ऑन log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू log c2, और हमारा दूसरा जो सॉल्यूशन हुआ वो हो गया x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू c2। एक सॉल्यूशन हुआ हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू c1, और दूसरा सॉल्यूशन हो गया हमारा x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू c2। ओके, अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा वो हमें मालूम है बहुत अच्छी तरीके से हमें, तो कौन सा स्टेप आ जाएगा, स्टेप नंबर 4 आ जाएगा। सो प्लीज राइट द सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लिख देंगे हमारा सॉल्यूशन, हेंस द स्टेप नंबर 4 द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज इम्प्लाइज, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5xyz, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो आई होप आपको लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नाउ लेट अस डिस्कस one more question and I have to find the solution of this PDE। इस PDE को देखकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पर आप कहोगे ये तो लैग्रेंजेस जैसी नहीं दिख रही है, यहाँ पर तो एक्स पी और वाई क्यू के अलावा भी एक टर्म है। तो जनरली होता क्या है कि हम z के दो वेरिएबल्स x और y मानते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि z के केवल दो वेरिएबल x y ही हों, तीसरा वेरिएबल t भी हो सकता है। तो भी ये देखिए, ये p है, ये q है, और अगर z का तीसरा वेरिएबल है तो वो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन है ये इसी फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q प्लस अनदर वेरिएबल, तो हम उसे कैपिटल R इंटू स्मॉल r मान सकते हैं। वैसे R हम दूसरे मानते हैं, कुछ और हम ले सकते हैं, पर ये ध्यान रखिए कि ये भी एक लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिया है। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, dx अपॉन कैपिटल P इज इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू dz अपॉन दिस टर्म t, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा ये यहाँ पर t आएगा, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो t है। z के कितने वेरिएबल हैं, x है, y है, t है, तो यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा y, यहाँ पर आएगा t, और यहाँ पर हो जाएगा dz अपॉन x y एंड t इंटू में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब याद रखिए कि इसमें पेयर कितने बनेंगे, एक पेयर बनेगा ये, एक पेयर बनेगा ये, और एक पेयर बनेगा ये। ठीक है, इसमें तीन पेयर्स क्यों बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि अभी तक हम जो z ले रहे थे वो फंक्शन ले रहे थे केवल x और y का। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो z का फंक्शन लिया था केवल x और y, केवल मैंने p और q की बात की थी, पर यहाँ पर तीसरा भी फंक्शन है। इसलिए जो हमारे पास सॉल्यूशन इसके पहले वाले क्वेश्चन में आते थे वो दो आते थे, u और v, लेकिन इस बार हमारे पास तीन सॉल्यूशन आएंगे, u, v और w करके। ठीक है, अब देखो पहला और दूसरा सॉल्यूशन तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला तो हम चलिए निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला सॉल्यूशन हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन विल बी dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y, एंड वी विल गेट log x इज इक्वल टू log y प्लस log
C1 एंड वी विल गेट x अपॉन y इज इक्वल टू C1। एक सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। फिर फ्रॉम पेयर टू ये जो है ये पेयर 1 से हुआ, ये कहाँ से आया, पेयर 1 से आया। अब हम कहाँ से निकाल रहे हैं, पेयर 2 से। तो जब हम पेयर 2 से निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा log y इज इक्वल टू log t प्लस log C2 और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा y बाई टी इज इक्वल टू C2। तो देखिए दो सॉल्यूशन हमारे पास आ गए। अब हमें बात करनी है थर्ड सॉल्यूशन की। थर्ड सॉल्यूशन में एक तो हमारा ये पेयर बन सकता है, दूसरा इसका इसके साथ और इसका इसके साथ बन सकता है। हम कोई सा भी पेयर बनाएं, ये वाला बनाएं या ये वाला, कोई सा। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, टी कैंसिल हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे पास dx और dy नहीं है, लेकिन इस जगह पर हमारे पास xy है, तो सॉल्व करना हमारे लिए काफी दिक्कत होगा। ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ t है और z है, पर डिनोमिनेटर में xy है, तो इसको हम नॉर्मल स्पेयरिंग मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं इसको और इसको ले लूं तो हमें t प्रॉब्लम करेगा, इसको और इसको ले लूं तो x और t दोनों प्रॉब्लम करेंगे। सो हेंस for the third solution I have to apply Lagrange's multiplier method, जो अभी मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें Lagrange's multiplier method लगाएंगे। मैं लिख देती हूँ, since none of the pair is directly able to give the solution, hence apply Lagrange's multiplier method, or you can say method of multiplier. Okay. Now see, since this part is very tricky, so what do? I will multiply first by x by t in the auxiliary equation. पहले तो मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में x by t से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये वाला पार्ट मिलेगा, yt इंटू डी एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू एक्स टी इंटू डी वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी टी अपॉन 1 इज इक्वल टू डी जेड अपॉन 1. Okay, now easily I can apply here Lagrange's multiplier method, which can be written as yt dx plus xt dy plus xy dt, and this is divided by equal to 3. Okay, so you see I got a kind of this multiplier method here. अब हम देखो इनमें से कोई सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये और ये वाला सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा dz अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई टी डी एक्स प्लस एक्स टी डी वाई प्लस एक्स वाई डी टी डिवाइडेड बाई 3. ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हमें अब मिल रहा है, अगर हम x को इंटीग्रेट करेंगे तो चूंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे हैं, तो और z के कितने वेरिएबल हैं, x y और t तीनों हैं, तो जो भी वेरिएबल होते हैं अगर एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो बाकी दोनों कैसे ट्रीट होते हैं, कांस्टेंट. इसी तरह से तो हमें क्या मिलेगा, ये 3 इधर चला जाएगा. ऑन इंटीग्रेशन वी विल गेट 3 इंटू जेड इज इक्वल टू वाई टी इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रल एक्स प्लस एक्स टी इंटू वाई डी वाई का इंटीग्रल वाई प्लस एक्स वाई इंटू टी. So what do we get? We get z is equal to and plus c3 also. So we get z is equal to x y t plus c3, and so I can write z is equal minus x y t is equal to c3. तो इस तरीके से आपने देखा हमारे पास 3 सॉल्यूशन आ गए, एक c1 आया, एक c2 आया और एक c3 आया. तो अब आ गए हम स्टेप नंबर 4 पर, that the required solution is, what will be the solution? So what will be the required solution?
कुछ इस तरीके से हो जाएगा वो, ये हो जाएगा z माइनस एक्स वाई टी इज इक्वल टू एफ ऑफ x अपॉन वाई। पहला सोल्यूशन हमारा आया था x अपॉन वाई इज इक्वल टू ए, और दूसरा सोल्यूशन हमारा आया था या C1, और दूसरा सोल्यूशन आया था y by t is equal to C2. So this is the answer. Since this was a very important question and kind of a different question in Lagrange's multiplier method, so I did it. Please solve it.